टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज स्टेशनरी प्रोसेसेस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्टोकेस्टिक और रैंडम प्रोसेसेस, तो वहाँ पर हमने कुछ स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स भी डिफाइन किए थे। टुडे वी विल डिस्कस स्टेशनरी प्रोसेसेस। सो स्टेशनरी प्रोसेस एज द नेम सजेस्ट, स्टेशनरी प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिनके स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स मीन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी। स्टेटिस्टिकल एवरेजेस are independent of time t or do not depend on time t, then the random process xt is called stationary। तो stationary processes में क्या होगा, सारे statistical parameters जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मीन फाइंड करते हो इस प्रोसेस का, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी मीन, देन दिस मीन विल बी सम कांस्टेंट, इट विल नॉट डिपेंड ऑन टाइम। सिमिलरली कोवेरिएंस फाइंड करते हो आप, कोवेरिएंस ऑफ टी वन टी टू, जो भी आपने नोटेशन लिखा था, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी, देन इट इज कॉल्ड स्टेशनरी प्रोसेस। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा ये स्टेशनरी प्रोसेस विल लुक लाइक, फॉर एग्जांपल जैसे ये स्टेशनरी प्रोसेस है, ठीक है, एंड यू कैन सी दैट ये कोई वैल्यू है, ये टाइम टी है, दिस इज एक्स टी सॉरी, एंड यू कैन सी दैट ऑल दीज वैल्यूज, जो भी वैल्यूज है इस एक्स टी की, वो इस लाइन के ऊपर नीचे अराउंड दिस लाइन है। तो ये लाइन जो भी है, दिस लाइन इज म्यू। ये टी वन पे अगर आप देखोगे 0 to वेरी करोगे अगर आप इसको, देन यू सी दैट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ एक्स टी आर अराउंड दिस म्यू, ऊपर नीचे ये म्यू पे। ये साइन वेव आपने देखी होगी, साइन वेव में भी आप देखते हो तो किस तरह से चलती है वो, ये इस तरह से। तो इसके मीन जो है वो इस एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे ये सिमेट्रिक होता है, एंड सो ऑन। सिमिलरली कोसाइन वेव होती है, वो भी इसी तरह से चलती है। तो मीन जो होता है वो ऐसी वैल्यू है जिसके अराउंड सारी वैल्यूज होती हैं। तो स्टेटिस्टिकल एवरेजेस में मीन अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि इस तरह का कोई कर्व है उस स्टोकेस्टिक प्रोसेस का, तो इसको हम बोलते हैं कि ये स्टेशनरी है। सिमिलरली वेरिएंस, कोवेरिएंस, सारे स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दे डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम। किसी भी टाइम पर आप फाइंड करो, यू गेट द सेम वैल्यू ऑफ मीन एंड अदर स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। पॉइजन प्रोसेस है, जैसे ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, पॉइजन प्रोसेस। इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू आर एट टाइम टी, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू आर एट टाइम टी इज गिवन बाय दिस। नॉर्मली ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू आर ई टू द पावर माइनस लेमडा टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। नॉर्मली इसमें टाइम का कोई रोल नहीं होता, तो टाइम का रोल नहीं होता है तो ये इस तरह से होता है। लेकिन टाइम का अगर रोल है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो पॉइजन प्रोसेस बन जाता है। तो इसका अगर मीन फाइंड करते हैं हम, सी वेदर इट इज स्टेशनरी और नॉट, तो इसका जो मीन फाइंड करते हैं हम, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी, तो ये क्या है, डिस्क्रीट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आर की वैल्यू जो है वो डिस्क्रीट है, 0 1 2 3। तो इसको अगर मीन फाइंड करते हैं हम, so if you find this mean by taking definition क्या है मीन की, expectation of x equal to summation x into fx probability, ये discrete केस में होता है। तो ये देखो यहाँ पर for r equal to 0 it is 0, for r equal to 0 it is 0, and for r equal to 1 onwards we have this, and you can simplify this replacing r by r plus 1। यहाँ पर r plus 1 रख दें हम सब जगह, तो this will start from r equal to 0, so r plus 1 से रिप्लेस कर दिया everywhere, so you get this expression, and after simplification you see कि इसका जो मीन है पॉइजन प्रोसेस का, वो टाइम से इंडिपेंडेंट नहीं है, लेमडा टी आता है। पॉइजन प्रोसेस का मीन जो है लेमडा टी है, सो मीन इसका जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। स्टेशनरी नहीं है तो इसका पहले मीन फाइंड करके देखा, क्योंकि मीन सबसे स्टार्टिंग स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है, और वो मालूम पड़ा कि दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ, तो आगे कुछ भी देखने की जरूरत। अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो हम फिर वेरिएंस चेक करते हैं, वेरिएंस भी इंडिपेंडेंट होता तो कोवेरिएंस चेक करते। ये भी स्टेशनरी नहीं है, इसका मीन फाइंड करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कॉन्स्टेंट है। इफ यू फाइंड मीन ऑफ दिस प्रोसेस, सेम फॉर्मूला x into fx, expectation of xt is x into fx। so for n equal to 0 this term is 0, again n equal to 0 के लिए term 0 है, n equal to 1 के लिए we have this definition 1 to up to infinity। same procedure, replace n by n plus 1, n by n plus 1 replace, so we will get this expression here, put n plus 1 in place of n, here n plus 1 in place of n, so this is equal to 1 upon
1 plus 80 whole square is outside, it is common. And what about this expression? Binomial expression आपको पता है ये n plus 1 x to the power n. What is this expression? 1 upon 1 minus x whole square. n equal to 0 to infinity n plus 1 into x to the power n. तो यहाँ x की प्लेस पर ये पूरा है 80 upon 1 plus 80. So if you simplify this, so mean is a constant. अब mean constant आने से मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये स्टेशनरी है या नहीं, तो हम इसके दूसरे स्टेटिस्टिकल पैरामीटर देखते हैं. बायनोमियल एक्सपेंशन आपने पढ़े होंगे. 1 upon 1 माइनस एक्स, ये क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. इसको आप डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो ये आता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो. सो दिस विल बी 1, और ये क्या है, दिस इज इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 x टू द पावर n. n इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट टर्म है, n इक्वल टू 1 के लिए 2x हो जाएगा, n इक्वल टू 2 के लिए 3x स्क्वायर. तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन से आया. सो अब इसीलिए हम क्या करते हैं, हमको ये मैथमेटिकली फाइंड करना जरूरी होता है, बिकॉज हम ऑब्जर्व अगर करेंगे प्रोसेस को, उसका ग्राफ बनाएंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर बनाया था ग्राफ, तो ग्राफ से क्या है आपको इतना ठीक से आइडिया नहीं मिलेगा. हो सकता है मीन आपको कांस्टेंट मिल जाए, और दूसरे स्टैटिस्टिकल पैरामीटर क्या है वो आपको देखना जरूरी होता है, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. खाली मीन से मालूम नहीं पड़ता है उसका वेरिएंस क्या है. हो सकता है वेरिएंस ज्यादा हो, मीन तो कांस्टेंट आ रहा है, बट वेरिएंस दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन सेम हो सकता है, लेकिन उनके बीच में वेरिएशन जो है वो अलग अलग हो सकता है ना. मीन मान लो 20 आ रहा है दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इट डजंट मीन कि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है या दोनों में वैल्यूज सेम है. दोनों में वैल्यूज अलग अलग हो सकती है. किसी का हो सकता है वेरिएंस बहुत ज्यादा हो, किसी में वेरिएंस बहुत कम हो, सारी वैल्यूज 20 के अराउंड हो, किसी में हो सकता है कि स्कैटर्ड हो. तो स्टेटिस्टिकली आपको ये सब देखना जरूरी होता है कैलकुलेट करके, मीन कांस्टेंट है फिर वेरिएंस कांस्टेंट है कि नहीं. तो मीन कांस्टेंट हो जाने से हम ये नहीं बोलेंगे कि वो जो है वो स्टेशनरी है. फिर आगे हम चेक करेंगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है स्टेटिस्टिकल, जिसपे आगे सारे स्टेटिस्टिकल एवरेज डिपेंड करते हैं, वो है वेरिएंस. वेरिएंस के लिए हमको फार्मूला क्या है वेरिएंस का, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर. ये चेक करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी है या नहीं. सो इसके लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टी, ये वाली चीज फाइंड करेंगे हम. एक्स स्क्वायर एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स होगा. ये बेसिक डेफिनेशन है एक्सपेक्टेशंस की. तो स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशन आएगा वो ये आएगा. सो एन स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी. अगेन एन स्क्वायर है, इसको आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हो, हमको बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना है, इसलिए एन प्लस 1 माइनस एन. यू कैन राइट डाउन एन स्क्वायर एज एन प्लस n इंटू एन प्लस 1 माइनस एन. ओके, तो ये और सेपरेट कर दिया हमने यहाँ पर, एन स्क्वायर की प्लेस पे ये रखा और सेपरेट की समेशन. अगेन n इक्वल टू 0 के लिए तो ये 0 वाली टर्म है, उसको अलग कर दिया हमने. सो समेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम n इक्वल टू 1 एंड अगेन रिप्लेस n बाय n प्लस 1 इन बोथ दी समेशंस, n बाय n प्लस 1. ये एडजस्टमेंट हमने किया है जस्ट टू अप्लाई बायनोमियल एक्सपेंशन. तो यहाँ पर n को n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो आएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. हियर इट विल बी 80 टू द पावर n 1 प्लस 80 टू द पावर n प्लस 2. सेम यहाँ पर होगा, ठीक है, रिप्लेसिंग n बाय n प्लस 1. ओके, ये n प्लस 1 होगा यहाँ पर, n नहीं. नाउ यू हैव ए फार्मूला समेशन n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 2 x टू द पावर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. ये बायनोमियल एक्सपेंशन आपको एक्चुअली याद रखना चाहिए. 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल क्यूब. तो ये यहाँ पे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके एडजस्ट किया हुआ है. सिमिलरली यहाँ पर आपने ये एज इट इज लिखी है टर्म 1 अपॉन 1 प्लस 80 होल स्क्वायर कॉमन है दोनों समेशन में से, तो आउटसाइड. नाउ व्हाट अबाउट दिस, ये इससे आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल क्यूब. ओके, तो ये इस तरह से आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 80 1 प्लस 80 होल क्यूब, ये वाला जो. और ये वाला तो आपको पता ही है, अभी आपने फाइंड किया था 1 अपॉन 1 माइनस 80 अपॉन 1 प्लस 80 होल स्क्वायर. तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे देन दिस विल बी 280 प्लस 1. ये चेक कर सकते हो आप, 280 प्लस 1. यू टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई दिस ब्रैकेट. सो व्हाट इज वेरिएंस, वेरिएंस फाइंड करेंगे अगर फार्मूले से, तो वेरिएंस आएगा ये expectation of x square t minus expectation of xt whole square. And if you simplify, you find that this is 280. It depends on time t variance, which is not a constant independent of time t. So कोई भी प्रोसेस अगर स्टेशनरी नहीं है तो कोई ना कोई पैरामीटर उसका ऐसा होगा जो टाइम टी पर डिपेंड करेगा. इसीलिए उसको हम चेक करना पड़ता है हमको, मीन, वेरिएंस और कोवेरिएंस. इन तीनों में से कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा टाइम पर डिपेंडिंग. जैसे दो प्रोसेस है, एक तो ऐसी चल रही है, ये मीन दोनों का कांस्टेंट है. एक में तो ये बहुत सिंपल सा ऐसे ऐसे कुछ चल रही है प्रोसेस. दूसरे प्रोसेस को आपने चेक किया तो मीन उसका वही है, लेकिन इसका वेरिएशन बहुत ज्यादा है. इस तरह जाती है, फिर कभी ऐसी हो जाती है,
ये तो आप दोनों में देखोगे कि एक में तो अब ये बिल्कुल मीन के अराउंड ही चलती जा रही है, दूसरे में स्कैटर्डनेस ज्यादा है, दोनों का मीन भले ही सेम आ रहा है। तो एक रफ आइडिया है ये, एक्चुअल हर प्रोसेस का ऐसा ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होता है, बट जस्ट दिस इज जस्ट फॉर आइडिया। इन दोनों प्रोसेस में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है कि ये प्रोसेस एक में तो बहुत सिंपली ये मीन के अराउंड ही बिल्कुल चल रही है, दूसरी में मीन से बहुत दूर भी जा रही है, फिर पास भी आ रही है, दूर भी जा रही है, पास भी आ रही है। तो इसका स्कैटर्डनेस जो है वो देखेंगे तो इसका ज्यादा है, ये कम भी स्केड होती है, ज्यादा भी होती है, सो ऑन। फ्लक्चुएशन ज्यादा है एक तरह से, जैसे सिग्नल में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, कभी कई बार होता है ना सिग्नल में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, कई बार कम फ्लक्चुएशन होता है। स्ट्रेंथ मेजर की तो उसकी स्ट्रेंथ भले सेम आ रही है, लेकिन एक में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, फ्लक्चुएशन है। तो ये आपने देखा यहाँ पर स्टेशनरी प्रोसेस के लिए मीन, वेरियंस, कोवेरियंस तीनों में से कोई भी आप फाइंड करोगे, कोई ना कोई ऐसा होगा जो टाइम पे डिपेंड करेगा अगर स्टेशनरी नहीं है। तो हमारे जो काम की चीज है, नहीं देखो इसमें क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ये सारे जो स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स हैं वो फाइंड करके हम ये बोले कि वो स्टेशनरी है। लेकिन ये एक रफ आइडिया है जस्ट टू शो कि स्टेशनरी अगर कोई प्रोसेस नहीं है तो उसमें आप ये 3-4 पैरामीटर फाइंड करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये स्टेशनरी है या नहीं। और बाकी जो आगे स्टेशनरी कैसे होती है, 2 तरह की स्टेशनरी प्रोसेस होती है, वो आगे डिफाइन करेंगे। और देन 2 वेरिएबल्स के लिए डेंसिटी फंक्शन कैसा होता है, अभी हमने डेंसिटी फंक्शन देखा था वो, या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमने डिस्कस किया था वो एफ डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स, इसको हमने बोला था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट केस में। और कंटिन्यूस केस में हमने क्या देखा था, कंटिन्यूस केस में हमने इस तरह से देखा, ये कंटिन्यूस केस में प्रोबेबिलिटी देखी थी हमने, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी ए टू बी एफ एक्स डी। तो यहाँ जो ये जो डेंसिटी फंक्शन था ये 1 वेरिएबल के लिए था, सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए डेंसिटी फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिपेंडिंग ऑन कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। बट एक और चीज होती है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्योंकि हमारे पास जो ये रैंडम प्रोसेस है, इस रैंडम प्रोसेस में वी हैव सेवरल वेरिएबल्स x1s, x2s, x3s एंड सो ऑन। तो इनके लिए आपको जो डेंसिटी फंक्शन है वो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसा होता है फॉर 2 रैंडम वेरिएबल्स, जैसे आपके पास 2 रैंडम वेरिएबल एक्स वाई, तो इसका जो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं एफ एक्स वाई, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन इफ वी हैव 2 रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो इसी तरह से n रैंडम वेरिएबल होते हैं, अगर इस तरह का केस हो तो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये जो वेक्टर है x1, x2, xn, दीज आर n रैंडम वेरिएबल्स, जस्ट लाइक हमारे स्टोकेस्टिक प्रोसेस में जैसा हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, तो वहां भी x1, x2, x3 अप टू xn रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं रैंडम वेक्टर, एंड इसकी जो वैल्यूज है वो इस तरह से होती है, जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं x1, x2, x3। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो वैल्यूज है वो इस रैंडम वेरिएबल x1 की है, x2 में रैंडम वेरिएबल इस कैपिटल X2 की है, एंड सो ऑन। तो ये जो n टपल है इसकी जो वैल्यूज है वो इन रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज है। तो फर्स्ट वाली जो प्लेस पर है वो फर्स्ट रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज ही आएंगी, सेकंड वाले पर सेकंड रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, ये प्लेसेस फिक्स। तो ये आपको n डायमेंशनल स्पेस Rn में ये डिफाइंड है। सपोज ये रैंडम वेरिएबल्स जैसे x y होते हैं, तो x y कहाँ डिफाइंड है, प्लेन में, ये x होता है ये y। तो x y की वैल्यूज इस तरह से प्लेन में डिफाइन होती है। x y z है तो वो स्पेस में चली जाती है, 3 डायमेंशनल आप उसमें इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन 3 डायमेंशनल ज्यादा होती है तो उसको हम फिर स्पेस बोलते हैं, n डायमेंशनल स्पेस। ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। 4 डायमेंशनल और 5 डायमेंशनल के आगे इसको रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट है पिक्टोरिकली, सो वी राइट लाइक दिस। ये जो वेक्टर है ये शो कर रहा है कि ये n डायमेंशनल स्पेस में कोई वैल्यू है। तो इसके लिए हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफाइन करते हैं, या डेंसिटी फंक्शन। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी PDF ऑफ द रैंडम वेक्टर इज डिफाइंड एज द फंक्शन f ऑफ x1, x2 अप टू xn सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। तो आप इसको अगर मैच करोगे 1 वेरिएबल के केस से, वही है केस सिंगल वेरिएबल रैंडम वेरिएबल के केस में f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ये दिस मल्टीपल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है ये जैसे इसमें होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f(x) dx इक्वल टू 1। डेंसिटी फंक्शन इसको बोलते हैं हम f(x) इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल के केस होगा तो 2 वेरिएबल के केस में ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैलकुलस में पढ़ा है आपने हाउ टू फाइंड डबल इंटीग्रेशन। 3 वेरिएबल होगा तो 3 इंटीग्रेशन हो जाएंगे, ट्रिपल इंटीग्रल। सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1 वेरिएबल के केस में इस तरह होती है, उसी को हमने एक्सटेंड किया है n वेरिएबल्स के लिए, तो यहाँ पर इस तरह से होगा। एंड प्रोबेबिलिटी दैट दिस रैंडम वेक्टर लाइज इन दिस डोमेन, जैसे कोई स्पेस है Rn, उसके किसी पार्ट में ये D है, so this value lies in this region D is the integration, this multiple integration of the density function, just like आपके पास 2 वेरिएबल के केस में होता है ना a to b f(x) dx। ये आपको क्या देता है, probability that x lies in this interval।
उसी तरह से यहाँ पर ये अगर वेक्टर है तो फिर आपको रीजन लेना पड़ेगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये टू बी स्ट्रेट लाइन होती है वन वेरिएबल के केस में। टू वेरिएबल के केस में अगर जाओगे तो वो रीजन आ जाता है इस तरह एक्स वाई प्लेन में। थ्री वेरिएबल के केस में जाओगे तो वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से डिफाइन होता है, क्योंकि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन अभी यूज करने वाले हैं हम। दिस इज कॉल्ड जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो वन वेरिएबल से टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, जितने भी आगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिए उसके अकॉर्डिंग ये इंटीग्रेशन यहाँ पर आप ले लोगे। थ्री वेरिएबल्स दिए तो थ्री टाइम्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, टू दिए तो टू टाइम्स डबल इंटीग्रल होगा एंड सो ऑन। ये केस हमने कंटिन्यूस केस लिया है। अगर आपके पास डिस्क्रीट है, ये सारे रैंडम वेरिएबल अगर डिस्क्रीट है, मान लो x1 डिस्क्रीट, x2 डिस्क्रीट, देन देयर वी विल टेक समेशन। ये सारी जो वैल्यूज है समेशन की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये फर्स्ट तो वही रहेगी, सेकंड वाली में समेशन ओवर x1 x2 x3 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन की प्लेस पे समेशन आ जाएगा ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से सारे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो हम आगे जो स्टेशनरी प्रोसेस इन जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म में ही देखते हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते हैं सारे रैंडम वेरिएबल्स। तो ये एक डेफिनेशन है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, कंटिन्यूस केस में इस तरह से होगा, डिस्क्रीट केस में समेशन आ जाएंगे। देन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक और हमने फंक्शन देखा था कैपिटल एफ एक्स, इफ यू रिमेंबर कैपिटल एफ एक्स, इस तरह से फंक्शन देखा था 0 to -infinity to x एफ एक्स डी एक्स, ये एक्स स्मॉल एक्स, ये फंक्शन था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अगर टू वेरिएबल्स का केस होगा तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। टू वेरिएबल्स के केस में दिस इज डिफाइंड एज x लेस देन और इक्वल टू x, कैपिटल Y लेस देन और इक्वल टू y, विच इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -infinity to x -infinity to y, डेंसिटी जॉइंट डेंसिटी फंक्शन dx dy, जस्ट लाइक डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल। सो प्रोबेबिलिटी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन is defined like this, and this is by using definition -infinity to x1, then -infinity to x2, -infinity to x3 and so on, -infinity to xn, f t1 t2 इस तरह से ले सकते हो आप, d x1 dx2 सॉरी dt1 dt2 dt3 अप टू dtn। तो सेम जो हमारा वन वेरिएबल का केस में जो था उसको टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल के केस में अगर लिखेंगे तो इस तरह से आएगा। इसको हम बोलते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये CDF है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये दो डेफिनेशन जस्ट वन वेरिएबल के जो लिए जो थी उसी को हमने एक्सटेंड किया है मोर देन टू वेरिएबल्स के लिए। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका भी अभी इंपॉर्टेंस इस डिस्कशन में यह है कि हम इनको यूज करके दो तरह की स्टेशनरी प्रोसेस डिफाइन करेंगे। तो ये आपको ये डेफिनेशन समझ में आई पहले, PDF एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इसका जो यूज है, इसको यूज करके वी शैल डिफाइन टू टाइप्स ऑफ स्टेशनरी प्रोसेस। एक होती है स्ट्रांगली स्टेशनरी प्रोसेस और स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। सो कोई भी रैंडम प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड स्ट्रांगली स्टेशनरी प्रोसेस और स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस इफ ऑल इट्स फाइनाइट डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशंस आर इनवेरिएंट अंडर ट्रांसलेशन ऑफ टाइम पैरामीटर। ट्रांसलेशन ऑफ टाइम पैरामीटर दैट मीन्स अगर ये वेक्टर लिया आपने x t1 t2 अप टू tn, ये सारे रैंडम वेरिएबल्स हैं। यू नो दैट रैंडम प्रोसेस जो होती है वो कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये टाइम t1 पर ये रैंडम वेरिएबल है, t2 पर ये रैंडम वेरिएबल है, n पर ये रैंडम वेरिएबल है। तो इसका जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ दिस वेक्टर t1 प्लस h, t2 प्लस h अप टू tn प्लस h। h इज सम कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे t1 अगर आपने 1 मिनट लिया है, सॉरी 1 लिया है, तो 1 के आगे फिर 3 मिनट्स या 3 के बाद देखोगे तब भी आपको वही डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा जो 1 के लिए लिया था आपने। तो इस तरह से टाइम ट्रांसलेशन से इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी टाइम पर आप ऑब्जर्व करो, उसके सारे फाइनाइट डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो सेम आते हैं। दैट मीन्स इसका जो मीनिंग है वो ये है कि इसका जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, if you look at the joint density function, that is equal to this, both are same. Joint distribution at t1 t2 up to tn is same as joint distribution at t1 plus h t2 plus h up to tn plus। एक तो ये है, एंड तो इसका ये डेंसिटी फंक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। आगे इसका और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर n इक्वल टू 0 से k तक के लिए है, अगर इसमें k रैंडम वेरिएबल्स है सपोज, तो इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं kth ऑर्डर स्टेशनरी प्रोसेस। इफ दिस इज फॉर k t इक्वल टू 1 2 3 अप टू k, इसके लिए ही होल्ड करती है, बाकी के लिए होल्ड नहीं करती है आगे n ग्रेटर देन k के लिए। देन दिस इज कॉल्ड kth ऑर्डर स्टेशनरी प्रोसेस। k रैंडम वेरिएबल्स होंगे यहाँ पर x 1 2 3 अप टू k। तो इसको kth ऑर्डर मतलब kth ऑर्डर तक के सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनवेरिएंट होंगे अंडर टाइम t। चाहे आप 2 वेरिएबल लेके बनाओ या 1 वेरिएबल लेके बनाओ, सिंगल वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे आपने ये लिया आपने x t1 एक सिंगल वेरिएबल, ये इनवेरिएंट अंडर टाइम आ जाएगा। फिर आपने 2 ले लिए
xt1 एंड xt2, ये भी इनवेरिएंट अंडर टाइम आ जाएगा। फिर आपने 3 ले ली, xt1 xt2 xt3, ये भी इनवेरिएंट अंडर टाइम आ जाएगा। तो जैसे अगर आप देखोगे ये k वैल्यू तक अगर सारे इनवेरिएंट अंडर टाइम आते हैं, इसका मतलब है कि ये kth ऑर्डर स्टेशनरी प्रोसेस, और इसके आगे वाले अगर कांस्टेंट नहीं आते हैं या टाइम से इनवेरिएंट नहीं आते हैं तो इसको हम बोलेंगे kth ऑर्डर स्टेशनरी प्रोसेस। तो ये थोड़ी डेफिनेशन आपको डिफिकल्ट लग सकती है, बट स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि इसके सारे ऑर्डर के जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होना चाहिए, या सारी ऑर्डर के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। तो ये स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस है। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, सभी के लिए जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इफ यू लुक एट दिस डेफिनेशन, एन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू ऑफ है। तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी अगर ये इनवेरिएंट अंडर टाइम है, इन पर्टिकुलर ये एसएसएस प्रोसेस में क्या होता है वो तो जनरल डेफिनेशन है, बट इन पर्टिकुलर इफ एक्सटी इज ए ट्रिपल एसएस प्रोसेस, स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस, देन ये चीजें होंगी इसमें। एफ ऑफ एक्सटी इज सेम एज एफ ऑफ एक्सटी प्लस एच, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर की जो डेंसिटीज है वो ये होगी, फर्स्ट ऑर्डर डेंसिटी जिसमें एक ही वेरिएबल लिया है। सेकेंड ऑर्डर डेंसिटी ये होगी जिसमें 2 वेरिएबल्स लिया आपने, एक्स टी1 एंड एक्स टी2, उसकी टाइम ट्रांसलेशन से इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों सेम है, एच टाइम इंटरवल के बाद भी दोनों सेम है। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, and this implies what we can conclude, expectation of xt equal to mu constant, ये होना चाहिए इसमें, and this should be a function of t1 minus t2। सेकेंड ऑर्डर में ये जो आपके पास में ये कंडीशन कब आएगी, ये इक्वल कब होंगे, when in this distribution function, density function, everywhere you have t1 minus t2, जहां जहां भी t1 t2 आ रहे हैं वो इस फॉर्म में हो, so that when you put t1 plus h and t2 plus h you again get t1 minus t2, t1 minus t2। so everywhere आपके पास में जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में ये इस तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए, t1 minus। तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के बारे में हम थोड़ा सा ये गारंटी दे सकते हैं कि ये इस फॉर्म के होंगे अगर ट्रिपल एसएस प्रोसेस है या स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। बाकी हायर ऑर्डर के लिए और दूसरी कंडीशंस हमको इम्पोज करना पड़ेगी। तो 2 चीजें हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रिपल एसएस प्रोसेस है कि फर्स्ट ऑर्डर का जो डेंसिटी है वो इस फॉर्म की होगी, दोनों इक्वल, अगर दोनों इक्वल है तो म्यू कांस्टेंट मतलब मीन कांस्टेंट है उसका। और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आपको पता है, दिस ऑटो कोरिलेशन आर टी1 टी2 जो इसका प्रोडक्ट है, आगे मीन वेरिएंस और कोवेरिएंस भी इसकी हेल्प से डिफाइन होते हैं। तो यहाँ भी क्या है, दिस शुड बी अ फंक्शन ऑफ t1 माइनस t2। तो जहां भी ये दोनों आ रहे हैं t1 t2 वो इस कॉम्बिनेशन में आना चाहिए, सो दैट दे आर इनवेरिएंट अंडर टाइम ट्रांसलेशन, t1 प्लस h एंड t2 प्लस h। अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो अगेन यू विल गेट t1 माइनस t2। तो ये एक सिंपल सा कंक्लूजन है अगर ट्रिपल एसएस प्रोसेस है तो इन दोनों के बारे में दे सकते हैं, बट हायर ऑर्डर के बारे में हम इतना स्ट्रिक्टली नहीं बता सकते ट्रिपल एसएस प्रोसेस में विदाउट कैलकुलेशन। तो एक प्रोसेस ये होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल एसएस प्रोसेस। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके सारे ऑर्डर के डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दे शुड बी इनवेरिएंट अंडर टाइम ट्रांसलेशन। तो उसको एक्चुअली फाइंड करके देखना होता है, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की। तो ये एक ट्रिपल एसएस प्रोसेस है, तो ये ज्यादा यूज की नहीं है। जो प्रैक्टिकली हम जो यूज करते हैं वो है, क्योंकि इसमें इन दोनों, ये दोनों टाइम इनवेरिएंट है, इट डजंट मीन कि वो ट्रिपल एसएस है। ट्रिपल एसएस है तो ये दोनों होना चाहिए, लेकिन ये दोनों या तीनों होने के बाद भी वो ट्रिपल एसएस की गारंटी हम नहीं दे सकते दूसरे आगे के पैरामीटर फाइंड किए बिना कि वो टाइम ट्रांसलेशन से इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो ये 2 कंक्लूजन हम इमीडिएटली ड्रॉ कर सकते हैं अगर ट्रिपल एसएस है, तो इसीलिए ज्यादा यूज की नहीं है प्रोसेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं आगे, वो इसी का एक छोटा वेरिएंट है जिसको हम बोलते हैं वीक स्टेशनरी प्रोसेस और वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। उसमें फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर की जो डेंसिटीज हैं वही हम चेक करते हैं बस, और उसी के बेसिस पर हम बोल देते हैं कि वो वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। स्ट्रिक्ट सेंस में सारी चेक करना पड़ती है, ये बात समझ में आ रही है आपको। स्ट्रिक्ट सेंस में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। तो कोई अगर स्टेशनरी प्रोसेस kth ऑर्डर की है तो उसमें आपको अप टू kth ऑर्डर सारे चेक करना पड़ेंगे कि डेंसिटीज जो है इनवेरिएंट अंडर टाइम t है कि नहीं। तो पहले ये हो गई 1 वेरिएबल के लिए, 2 वेरिएबल के लिए। तो ये ज्यादा, हाँ बोलो, किसी को डाउट है इसमें? ये माइक्रोफोन ऑन किया है किसी ने? ओके। तो ये जो प्रोसेस है स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस, इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसमें सारे ऑर्डर की डेंसिटी चेक करना होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो इसकी एक जो है वेरिएंट है विच इज कॉल्ड कोवेरिएंस स्टेशनरी प्रोसेस और वीकली स्टेशनरी प्रोसेस और वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस WS। ये मोस्ट पॉपुलर है। इसमें हमको 2 ही चीजें करते हैं हम, वो है कोवेरिएंस स्टेशनरी प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक मीन। सो मीन ऑफ एनी मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं उनका मीन कांस्टेंट हो, वो हो म्यू, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ xt इंटू xt माइनस टाउ इज फंक्शन ऑफ टाउ। या टाउ जो है वो टाइम डिफरेंस, टाउ को हम बोलते हैं टाइम डिफरेंस। ये टाउ हमने लिया था t1 माइनस t2। ओके, तो यहाँ xt1 था और xt2 है, तो उसकी t1 के प्लेस पर हमने टाउ माइनस t माइनस टाउ रख दिया। तो ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इसको हम आगे बोलते हैं
ऑटो कोरिलेशन डिपेंड्स ओनली ऑन टाइम डेप्थ। सो ये जो प्रोसेस है कोवेरियंस प्रोसेस, कोवेरियंस स्टेशनरी प्रोसेस, इसमें ये दो चीजें हम चेक करके बोल देते हैं कि ये वीकली स्टेशनरी है, वाइट सेंस स्टेशनरी है या नहीं। तो इसमें सिर्फ दो ही चीजें करना है, मीन चेक करना है, जो भी प्रोसेस दिया है उसका मीन कांस्टेंट है या नहीं, या दैट मींस टाइम से इंडिपेंडेंट है, एंड ऑटो कोरिलेशन वो फंक्शन ऑफ टाउ है, एक्स टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा 0 टी प्लस एक्स, वेयर ए एंड ओमेगा 0 आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, और ये प्रोसेस जो बनी है इट इज द रैंडम प्रोसेस। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपने चेक किया। व्हाट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए आपको याद रखना है, बार बार कभी आएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, एक्स अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है then its density function is given by 1 upon b minus, uniformly distributed on an interval ab, so its density function is given by this b minus 1 upon b minus a is the density function, और इसका जो ग्राफ बनाओगे वो ऐसा बन, this value is 1 upon b minus a, so this area total area is 1 under ab, you can check, you can integrate this equal to 1, so this is density function, दोनों कंडीशन है fx greater than or equal to 0 and integration is 1। so uniform distribution जब भी आपको बोला जाएगा उस इंटरवल जिस इंटरवल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें डेंसिटी फंक्शन ये होगा। तो यहाँ पे इंटरवल 0 to 2 पाई, सो व्हाट इज द डेंसिटी फंक्शन फॉर दिस रैंडम वेरिएबल, 1 upon 2 pi minus 0 to 2 pi, so 1 upon 2 pi is the density function for this random variable x जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो डेंसिटी फंक्शन जो दिया है वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल का दिया हुआ है। सो व्हाट इज एक्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज डेंसिटी फंक्शन फॉर दिस रैंडम वेरिएबल जो आपको इस प्रॉब्लम में दिया है। सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल के लिए द डेंसिटी फंक्शन इज दिस fx इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a, तो b यहाँ पर 2 पाई है, a is 0, b माइनस। नाउ यू हैव टू फाइंड WSS प्रोसेस है या नहीं, वाइट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस, उसके लिए आपको दो ही चीजें चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ xt, ये देखो कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम t आ रहा है, दैट मींस कांस्टेंट आ रहा है या नहीं। सो हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ xt, एक्सपेक्टेशन ऑफ xt इज a cos ओमेगा 0 t प्लस x, पहले a जो है वो कांस्टेंट है इसलिए यू कैन पुट इट आउटसाइड, एंड fx। अब आपके पास में एक चीज और ध्यान रखना, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई x, अगर x रैंडम वेरिएबल है कंटिन्यूस, इसका डेंसिटी फंक्शन है fx, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ x इज दिस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी दिस fx इनटू फाई x, यहाँ जो भी फंक्शन होता है उसके साथ में डेंसिटी फंक्शन का मल्टीप्लाई करके हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो दिस इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस फंक्शन फाई एक्स। सो अभी यहाँ पर a इज कांस्टेंट एंड फाई एक्स इज दिस, ये पूरा cos ओमेगा 0 t plus x is phi x. So if you substitute fx 1 upon 2 pi, a is constant, fx is 1 upon 2 pi, so remaining expression is cos omega 0 t plus x dx. Now check this integration whether it is independent of t after, तो ये 0 आएगा because of this upper limit minus lower limit, this is 0, ठीक है, after integration this is 0। next क्या है, expectation of xt into, तो ये independent of time t आ गया, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम t। नेक्स्ट होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी इंटू एक्स टी माइनस टाउ, ये चेक कर लो कि ये वाला आर टाउ का फंक्शन है या नहीं, या इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम t है कि नहीं, तो वो चेक कर लेते हैं हम जल्दी से। सो एक्स टी की वैल्यू क्या है, ए कॉस ओमेगा 0 t प्लस एक्स, एक्स टी माइनस टाउ की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा 0 t माइनस टाउ प्लस एक्स। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, इसको हम ये वाली चीज यूज करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये वाली जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो 2 कॉस ए कॉस का फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, तो ये आ जाएगा cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, इसको सिंप्लीफाई कर दिया आपने, इंटीग्रेट a स्क्वायर बाय 4 पाई, ये तो आपने इसमें fx की वैल्यू 1 upon 2 पाई, 1 upon 2 पाई आउटसाइड रखा, 1 upon 4 पाई हो जाएगा, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 0, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे आप दिस इज 0 एंड cos ओमेगा 0 टाउ इज कांस्टेंट फॉर दिस इंटीग्रेशन, तो ये लास्ट वाला जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा ओमेगा 0, सो दिस इज फंक्शन ऑफ टाउ, टाइम डिफरेंस का फंक्शन है, टाउ की वैल्यू आप रख दोगे तो t1 माइनस t2, अगर रखना चाहो तो t1 माइनस t2। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ xt इंटू एक्स t माइनस टाउ इज फंक्शन ऑफ टाउ ओनली, तो ये वाइट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस है, इसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x वो जो कांस्टेंट आया इंडिपेंडेंट ऑफ t, 0 आना जरूरी नहीं है, तो WSS प्रोसेस के लिए दो चीजें आपको आनी चाहिए, ये करते मीन फाइंड करो, वो कांस्टेंट आ जाए इंडिपेंडेंट ऑफ t, और ये आ जाए फंक्शन ऑफ टाउ। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दैट अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस इज WSS प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।